सो हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम अपनी वीडियो को बस इस बात से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में 2021। उसके बाद हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सीधा इफेक्ट करती है हमारे इकोनॉमी को, हमारे जीडीपी ग्रोथ को और हमारे जेब को भी, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने 10 मिनट के इस वीडियो में आपको बहुत इजी वे में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इजी वे में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब सीधी सीधी पॉइंट पे पहुंचते हैं। आरबीआई की जो अपडेटेड जो अभी रिपोर्ट आई है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें अगर हम देखें तो सीआरआर, तो अगर सीआरआर की बात करें तो सिंपल वर्ड में सीआरआर ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। एक रेशियो होता है जो आपको आरबीआई के पास रखना होता है। अगर लोकल बैंक्स जो भी कस्टमर्स से जो डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्ट का जो परसेंटेज है, जो 3% है, वो आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना होता है। तो वही है सीआरआर, मतलब वो 3% है। अब एस एल आर की बात करते हैं। देखिए, एस एल आर वो है जो आरबीआई बैंक को बताती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो, तो एस एल आर वो एक रेशियो है जिस रेशियो को आपको मेंटेन करके रखना होगा। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं लोगों के, तो उसमें से 18 रुपये अपने पास रखना होगा। उसे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो एज एनी फॉर्म, लोन के फॉर्म में या किसी फॉर्म में भी आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। आपको उसे एज इट इज़ मेंटेन करके रखना होगा, नहीं तो आरबीआई आप पे पेनल्टी लगाएगी। रेपो रेट है, वो है 4% का। देखिए, रेपो रेट वो रेट होता है जो बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है, हम जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जाती है आरबीआई के पास, अगर उनके पास पैसे कम होते हैं तो हम जैसे बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें कुछ परसेंटेज चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। उसी तरीके से जब कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास जाती है तो रिजर्व बैंक भी उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे बोलते हैं रेपो रेट, और वो है 4% का। ठीक है जी, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। या तो वो सैटरडे संडे के दिन हो, या फिर बहुत ज़्यादा फंड आने के कारण वो क्या करते हैं, वो इतना पैसा रख करके क्या करेंगे, उस पैसे को अगर वो मार्केट में लगा देते हैं या फिर कहीं और दे देते हैं तो कुछ इंटरेस्ट आएगा। तो वो पैसे को जब वो आरबीआई को वापस करते हैं, आरबीआई को रिवर्स करते हैं, आरबीआई को दे देते हैं, तो आरबीआई जो उनसे पैसे लेती है और उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उसे ही कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि आरबीआई को कोई ज़रूरत नहीं है आपसे पैसे लेने का, पर फिर भी वो ले लेती है कॉमर्शियल बैंक से। तो वो रिवर्स रेपो रेट है जो कि 3.35% है। देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSFR, 4.25 है। देखिए, ये कौन सा रेट होता है? देखिए, जो रेपो रेट है, देखिए रेपो रेट की बात करें तो बैंक जब आरबीआई से पैसे लेती हैं, जब बैंक के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 14 दिन तक ले सकती है। लेकिन MSFR ऐसी एक फैसिलिटी बोल सकते हैं जिसमें बैंक को कभी कभी ओवरनाइट के लिए पैसे लेना होता है, सिर्फ रात भर के लिए मुझे पैसे चाहिए, कॉमर्शियल बैंक यूको हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, सिर्फ रात भर के लिए पैसे चाहिए हों या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए हों, तो उस समय जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरबीआई के थ्रू, उसे ही करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो वो है 4.25। और बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट है 4.25। बैंक रेट मीन्स हुआ अगर थोड़ा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको चाहिए, तो जैसे 90 डेज हो गया मैक्सिमम, तो आपको बैंक रेट के हिसाब से आरबीआई जो है वो चार्ज करेगी और आपको पैसे देगी कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है जी, इतनी सारी चीज़ क्लियर हो गई, ये आपने देख लिया। अब देखिए, बात करते हैं, जी हाँ, अब देखिए, अभी अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, अगर यहाँ की ऑब्जेक्टिव देखें, थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी की हाईलाइट देखें, तो आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। देखिए, ध्यान दीजिए, पहले भी 4% था, अभी भी 4% ही है आरबीआई की रेपो रेट। तो देखिए, रेपो रेट को चेंज करने का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप समझ जाइए। देखिए, अगर एक एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई कॉमर्शियल बैंक है, कोई कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई से
पैसे लिए, ठीक है, आरबीआई से पैसे लिए। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करते जाती है, ठीक है, कम करते जाती है, तो बैंक बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे आरबीआई से और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैंक अपने पास तो पैसे कभी रखती नहीं है, बैंक चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे लोन लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे फाइनेंस करवाएं, तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मार्केट में आ जाएगा क्या, महंगाई। वो कैसे, जैसे देखिए अगर बहुत कम इंटरेस्ट में हमें पैसे मिल रहे हो, लोन मिल रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा बोरो करेंगे कि भैया हमें दे दीजिए, बहुत ज़्यादा दे दीजिए। हम 1 लाख में हमारी यूज़ है तो हम 2 लाख रुपए बैंक से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिर्फ 2% तो लग रहा है। अब बैंक भी आरबीआई से कम परसेंटेज पे लेकर के आ रही है, रेपो रेट पे कम, रेपो रेट पे लेकर के आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे मार्केट में, हम मार्केट की प्राइस को बढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो देखिए हम मार्केट की प्राइस को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास 100 रुपये, तो हम क्या क्या, हम जा करके लोगों के पास जाते हैं या फिर हम कोई दुकान में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यार हमें ये 80 रुपये में आप दे दीजिए। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 120 भी अगर हमें कोई बोलेगा तो हम 120 रुपये में भी वो ले लेंगे। तो उसी तरीके से उसी तरीके से जो रेट है, जो महंगाई है, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आरबीआई इसी की वजह से रेपो रेट को चेंज करती रहती है, बट इस बार इन्होंने 4% ही रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का सेकेंड स्पाइक आ रहा है उसकी वजह से रेपो रेट को 4% रखा गया है कि मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी, कैश फ्लो जो है वो बनी रहे, ठीक है जी। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड एट 3.35। रिवर्स रेपो मैंने आपको बता भी दिया। रिवर्स रेपो वही है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देती है तो उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो है 3.35। CRR विल रिमेन 3%, ठीक है जी। CRR भी मैंने आपको बता दिया था, कैश रिजर्व रेशियो होता है 3%, ठीक है। 3% आपको रिजर्व करके आरबीआई को देना होगा। MSF एंड बैंक रेट्स रिमेन अनचेंज्ड 4.25। देखिए MSF और बैंक रेट भी आपको मैंने बता दिया था, वो भी 4.25, इतना देखने की कोई जरूरत नहीं। अब ये देखते हैं, प्रोजेक्शन फॉर सीपीआई इन्फ्लेशन हैज़ बीन रिवाइज टू 5.1। देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ये इंडेक्स क्या फॉलो करता है, क्या ट्रैक करता है, देखिए ये इंडेक्स ट्रैक करता है जो रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स है, मतलब कि गुड्स की जो रिटेल प्राइस है, कोई सामान का जो रिटेल प्राइस है वो कितना महंगा हुआ, कितना सस्ता हुआ, तो इससे वो इंडेक्स जो है वो फ्लैक्चुएट करता है। तो उसकी बात करें तो उसमें रिवाइज्ड हुआ है 5.1% का, ठीक है जी। इतना तो आपने समझ लिया। अब देखिए TLTRO स्कीम इज बीइंग एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ अप टू September 30, 2021। दिस विल हेल्प इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी। देखिए मैंने आपको बताया था ना, लिक्विडिटी मेंटेन करने की वजह से ही आरबीआई ने 4% का रेपो रेट जो है वो अभी तक कर रखा है, नहीं तो वो थोड़ा बहुत और ज़रूर बढ़ा देते रेपो रेट। तो देखिए TLTRO की बात करें तो TLTRO का सिंपल मतलब ये होता है कि TLTR टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये क्या होता है, देखिए ये एक टूल होता है, सिंपल भाषा में समझ। देखिए वीडियो आज थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। TLTRO क्या होता है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इससे क्या होता है, देखिए आरबीआई सीधे तौर से अगर बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को पैसे नहीं दे सकती है। हाउसिंग फाइनेंस जैसे हो गया, बहुत सारे होते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस जो करवाते हैं लोग, या फिर बाइक फाइनेंस करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट में कुछ फाइनेंस करवाते हैं, तो आरबीआई सीधे तौर से उन्हें पैसे नहीं दे सकती है। लेकिन कोरोना वायरस के समय में उनके पास पैसे नहीं आते हैं, उनके पास फाइनेंस नहीं होता है, तो उनका धंधा जो है वो बंद हो सकता है, उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। और कहीं ना कहीं अगर अगर मान लीजिए कि जो हाउसिंग फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं हमारे देश के, अगर उनको अगर लॉसेस होते हैं तो वो बंद होती है, तो वो हमारी इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगी। बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आरबीआई डायरेक्ट उनकी हेल्प कर सके। तो TLTRO एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आरबीआई जो है ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प करती है, ठीक है जी। तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक के लिए, 30 सितंबर। अब समझ गए, आरबीआई क्या करती है, बैंक को पैसे देती है TLTRO के स्कीम के तहत, और बैंक को बोलती है कि कंपलसरी है कि आपको इसके अंतर्गत आपको उनको पैसे देने हैं, किनको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। इतना क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 प्रोजेक्टेड एट 10.5। जो रियल जीडीपी है, ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में प्रोजेक्ट किया गया है, कितना, 10.5% का। देखिए आरबीआई इज इनडायरेक्टली एक्सपेंडिंग लिक्विडिटी, इट विल इंश्योर द बोरिंग ऑफ ₹22 लाख करोड़ बाय द सेंटर स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। देखिए आरबीआई क्या कर रही है, अभी आरबीआई कुछ नहीं कर रही, आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा रही है। देखिए लिक्विडिटी बढ़ाने से मार्केट में महंगाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन समझने वाली बात अभी ये है कि अगर आरबीआई अभी लिक्विडिटी मार्केट में नहीं बढ़ाती है तो मार्केट और हमारे पूरे देश में बहुत ही
खराब माहौल आ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के समय में मार्केट और इकोनॉमी हमारा डाउन नहीं हो, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाए, इसलिए लिक्विडिटी को लगातार मेंटेन की हुई है आरबीआई, और यही चीज़ हमें समझना जरूरी है। अब देखिए एनईएफटी आरटीजीएस फैसिलिटी की बात करें तो बैंक और बैंक के बीच में अभी भी एनईएफटी और आरटीजीएस की जो फैसिलिटी है वो लगातार जैसे पहले चल रही थी वैसे अभी तक चलेगी। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखिए देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें, कंट्रोलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प इंडस्ट्रीज टू गेट ए लोन एट रिड्यूस्ड इंटरेस्ट विच मीन दे कैन सब्सटीट्यूट इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड इट टर्न इंक्रीजेज एक्सपोर्ट्स। देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, जैसे रेपो रेट कम है मॉनेटरी पॉलिसी में, उससे क्या होगा, इससे हमें ये होगा कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो लोन ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कम रेपो रेट है तो कम इंटरेस्ट पे वो लोन ले सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी, इंपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी। देखिए अब उससे क्या हो सकता है, अब मॉनेटरी पॉलिसी से ये भी होगा कि जो हमारी सेविंग्स हैं, जो हम सेविंग कर रहे हैं वो सेविंग भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर बात करें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है, देखिए इसमें सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर सिंपल टर्म्स है कि अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है, रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो हम तब ये सोचते हैं कि यार हम पैसे बचा बचा करके चले। अगर रेपो रेट को कम किया जाता है तो हम बार बार बैंक जाते हैं कि मुझे 1 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, 3 लाख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम है, तो इसके वजह से वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे सीधा सीधा असर करता है। देखिए यहाँ पे भी साफ तौर पर लिखा है मेंटेनिंग ए हेल्दी कैश फ्लो विद इन द इकोनॉमी। अभी इकोनॉमी में हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसी की वजह से रेपो रेट को 4% के आसपास रखा गया है। ठीक है जी। और मैनेजिंग बिजनेस साइकिल, वही मैंने आपको जो पहले बताया कि बिजनेस की जो साइकिल है वो लगातार मेंटेन रहे, क्योंकि अगर देखिए अगर बिजनेस को पैसे नहीं मिलेंगे अभी कोरोना वायरस समय में तो मार्केट इफेक्ट होगा, मार्केट अगर इफेक्ट होगा तो इकोनॉमी डाउन होगी, और इकोनॉमी डाउन होगी तो सीधा इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। ठीक है जी, इतना तो क्लियर हो गया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। देखिए इसका एक और इम्पैक्ट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। देखिए अब छोटी छोटी जो बिजनेस है उसको अगर आरबीआई अपने रेपो रेट और मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, उस पॉलिसी के थ्रू अगर वो रेपो रेट को कम रखते हैं तो जो छोटे मोटे बिजनेस हैं वो पैसे ले सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं, और उससे क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। देखिए डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर वो फाइनेंस देते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा डेवलप होते रहेगा, और जो हमारी कंट्री है जैसी चल रही थी पहले वैसे चलते रहेगी। और देखिए डेवलपिंग एंड मैनेजिंग द बैंकिंग सेक्टर, देखिए अब क्या है, आरबीआई ने सीधे तरीके से बोला है कि सिर्फ अर्बन में आपको काम नहीं करना है, आपको रूरल में भी काम करना है। ठीक है जी, आपको फार्मर के भी पास जाना है और जो लोन है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइनेंशियली उनको हेल्प करना है कि हमारी जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है वो भी इफेक्ट नहीं हो इस कोरोना वायरस के समय पे। देखिए इतना पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो ध्यान से सुनिए। देखिए वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 9 रुपये 75 पैसे के आसपास चल रहा है, और वहीं पे बात करें हाई की तो 10 रुपये का हाई था, और लो की बात करें 9 रुपये 70 पैसे का लो था। अब देखिए वहीं पे बात करें कि क्वांटिटी क्या ट्रेड हुई थी, तो वो थी 16,30,17,659, और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो लगातार डिलीवरी परसेंटेज जो है वो कम होते जा रही है, 25.14। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ये तो क्लियर हो गया, इतना चीज़ सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब जो हमें ध्यान देना है वो अभी वोडाफोन आइडिया में सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें अपनी होल्डिंग की पोजीशन को एज इट इज़ मेंटेन करके रखना है। और अब थोड़ा सा हम आते हैं ग्राफ पे, 1 मिनट। अब देखिए अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा हमें Q4 के रिजल्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए बहुत हद तक चांसेस हैं कि वोडाफोन आइडिया अपने Q4 के रिजल्ट के आने के बाद 10 रुपये का जो लेवल है वो क्रॉस कर जाएगा और 11 रुपये के आसपास के लेवल को दिखा सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली अगर एक चीज़ देखें तो ध्यान दीजिए, देखिए लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो कंटिन्यूसली वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम ये कैंडल को आप देखिए, जो ग्रीन कैंडल आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से एक कहीं ना कहीं बाउंस बैक देखने को मिला है, और पूरी हद तक चांसेस हैं कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया 10 रुपये को क्रॉस करते हुए 11 रुपये आसपास तक के लेवल को दिखा सकता है। बस हमें दो चीज़ करके रखना है, और वो है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस मेंटेन करके रखना है अपनी होल्डिंग के लिए। और अगर अभी हमें सिर्फ फ्रेश एंट्री करनी है तो इंट्राडे बेसिस पे हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए आप एक बार। देखिए एक चीज़ अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो देखिए अगर हम देखें, देखिए वोडाफोन आइडिया, देखिए लगातार अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया
हमें प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा है, देखिए ऊपर की तरफ वोडाफोन आइडिया मूव कर रहा है, अगेन ऊपर के जोन में वापस यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। तो देखिए ध्यान दीजिए, लोअर लो बन रहा है और हमेशा हायर हाई बन रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, देखिए यहाँ से लोअर लो बना, वापस से यहाँ से लोअर लो बना, वापस यहाँ से रुका, यहाँ से लोअर लो बना अगेन। अब ध्यान दीजिए, देखिए अपर अप, अब देखिए यहाँ से हायर हाई बना, यहाँ से हायर हाई बना, फिर वापस से लोअर लो बना। तो इससे समझना क्या है कि मार्केट में सेलिंग भी लगातार हो रही है और बाइंग भी लगातार हो रही है। तो अब समझना क्या है, देखिए बायर पूरी कोशिश में लगे हुए हैं वोडाफोन आइडिया को ऊपर ले जाने की। बस ऐसे सिनारियों में इंटर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म को लेकर के। अगर इंट्राडे की बेसिस की बात करें, मार्केट पॉजिटिव है तो 50 पैसे 40 पैसे में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हम पोजीशन देख सकते हैं। और अगर हमारी पोजीशन होल्डिंग की है, हमारी स्ट्रेटजी वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। हमें 13 रुपये 60 पैसे 13 रुपये 80 पैसे तक वेट करना है और उसके बाद मार्केट से कहीं ना कहीं निकल जाना है प्रॉफिट ले करके। और अगर वहीं बात करें कि अगर 14 रुपये का लेवल क्रॉस करता है, 14 रुपये 10 पैसे 20 पैसे, तब हमें फ्रेश एंट्री बनानी है, या फिर अगर नीचे आता है तो हमें 8 रुपये के आसपास की फ्रेश एंट्री बनानी है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम डेली वीडियो में अपडेट करते हैं आपको। वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करते हैं वेरी ऑनेस्टली। तो प्लीज़ एक लाइक हमारे वीडियो पे जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे कल फिर मिलेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच।